अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो हम कर रहे थे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, जिसमें मैंने आपको बाकी सारी बातें बता दी थी। सिर्फ अल्सरेटिव कोलाइटिस की मॉर्फोलॉजी एंड क्लिनिकल जो फीचर्स है वो रहते हैं। अच्छा, वीडियोस आने में थोड़ा बहुत आजकल ज़रा सा लेट हो रहा है बिकॉज कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, कुछ इंटरनेट इशू था, कुछ मैं बिजी थी, जिसकी वजह से मैं नहीं ज़्यादा बना सकी। लेकिन कोशिश मेरी पूरी होती है, मुझे जितना टाइम मिलता है मैं मैक्सिमम बना रही हूँ और अल्लाह खैर करेगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको ख़त्म कर लूँ जल्द से जल्द, ठीक है। अच्छा, अल्सरेटिव कोलाइटिस में मैंने आपको पहले बताया था कि क्रोन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो मेन डिफरेंस है वो सिर्फ मॉर्फोलॉजी पे ही आता है कि क्रोन्स डिजीज जो है वो आपके पूरे जीआईटी को किसी जगह जगह सेगमेंटल इन्वॉल्वमेंट करती है, जबकि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है ये आपका एक पूरा का पूरा मतलब एरिया इन्वॉल्व कर देती है, वो पूरा पैची इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस में मैंने उस वक्त आपको बताया था कि ये जो है ना स्टार्ट होती है हमेशा, मतलब इसने एक पूरा सेगमेंट यानी एक पूरा एरिया यूं करके इन्वॉल्व कर लेना है। ऐसे स्किप लीजन्स की फॉर्म में ये नहीं करेगी कि नॉर्मल है फिर खराब है फिर नॉर्मल है फिर खराब है, वो वाला हिसाब इसका नहीं है। तो ये स्टार्ट होती है हमेशा ही रेक्टम से, ठीक है। आपका नीचे की तरफ रेक्टम से ये स्टार्ट होती है और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर यानी पीछे की तरफ जाती है, सिग्मोइड कॉलन में जाती है, फिर आपका जो डिसेंडिंग कॉलन है, फिर ट्रांसवर्स और फिर असेंडिंग, लाइक बैकवर्ड डायरेक्शन में चलती हुई जाती है। लेकिन ज़्यादातर रेक्टम, सिग्मोइड कॉलन और ये आपका असेंडिंग कॉलन जो है ना, सॉरी डिसेंडिंग, ये वाला एरिया मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ यही हो, कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपका अगर इस साइड पे इन्वॉल्वमेंट हो तो आपका सीकम और अपेंडिक्स भी इन्वॉल्व हो सकता है। लेकिन मोस्ट कॉमन और 99% केसेस में आपका यही होता है कि रेक्टम, रेक्टोसिग्मोइड एंड देन उससे ऊपर जो कॉलन का पोर्शन है ये इन्वॉल्व होता है। अगर आपका सिर्फ रेक्टम एंड रेक्टोसिग्मोइड एरिया इन्वॉल्व होता है तो उसको हम कहते हैं अल्सरेटिव प्रोक्टाइटिस। ये एमसीक्यूज में आने वाले नाम है, ठीक है। अल्सरेटिव प्रोक्टाइटिस हम तब कहेंगे जब आपका सिर्फ रेक्टम और रेक्टोसिग्मोइड यानी सिग्मोइड कॉलन का एरिया इन्वॉल्व होगा। इसी को अल्सरेटिव रेक्टोसिग्मोइडाइटिस भी कहते हैं, ठीक है। अल्सरेटिव प्रोक्टाइटिस को ये नाम है खाली। जब आपका पूरा का पूरा कॉलन इन्वॉल्व होगा यानी रेक्टम, उसके पीछे सिग्मोइड कॉलन, फिर डिसेंडिंग, फिर ट्रांसवर्स, फिर असेंडिंग, ये सारा कॉलन इन्वॉल्व हो जाएगा, यानी सारी लार्ज इंटेस्टाइन आपकी इन्वॉल्व हो जाएगी, तो उसे हम कहते हैं पैनकोलाइटिस, ठीक है। पैनकोलाइटिस के केस में अब आप खुद सोचे कि यहाँ तक आपका ये आ गया सीकम और अपेंडिक्स, ठीक है, सारा कॉलन इन्वॉल्व है। सारा कॉलन जब अफेक्टेड होता है ना तो स्मॉल इंटेस्टाइन होता तब भी नॉर्मल है, लेकिन आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का आइलियम यहाँ पर आकर आपके लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ता है, ठीक है। इस जगह पर आके आइलियम की जंक्शन होती है विद द लार्ज इंटेस्टाइन। तो जिस जगह पर जंक्शन हो रही है वहां से थोड़े से इन्फ्लेमेटरी सेल्स इस एरिया के आइलियम को भी डैमेज कर देते हैं, उसको हम कहते हैं बैक वॉश आइलियाइटिस, ठीक है। बैक वॉश आइलियाइटिस इस वजह से कि खुद आइलियम में कोई मसला नहीं था, लेकिन जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स कॉलन को खराब किया हुआ था जिन्होंने, वो थोड़े से बैक साइड पे जाके उन्होंने आइलियम में भी खराबी कर दी, तो दैट इज कॉल्ड एज बैक वॉश आइलियाइटिस, ठीक है। ये एमसीक्यू में वाइवा में पूछने वाले नाम है, इसलिए याद रखने। अल्सरेटिव प्रोक्टाइटिस, बैकवॉश आइलियाइटिस एंड पैनकोलाइटिस, ठीक है। पैन जब सारा होता है, अल्सरेटिव जब सिर्फ रेक्टोसिग्मोइड होते हैं, बैकवॉश जब आइलियम इन्वॉल्व हो जाता है। अब ग्रॉस और मॉर्फोलॉजिकल पिक्चर में इसकी सिर्फ जो डिफरेंसेस है ना मेन, वो मैं आपको बताती हूँ कि पहली बात तो इसका जो अल्सर है वो ब्रॉड बेस्ड है, मतलब ये है कि आपको छोटे छोटे से एक पहले उसमें क्रोन्स में तो मैंने आपको बताया था ना कि एक जगह अल्सर है, फिर नॉर्मल एरिया, फिर अल्सर है, फिर नॉर्मल एरिया, इस तरह नहीं है। मतलब इसका अल्सर इतना बड़ा बड़ा होगा, एक बड़ा सा अल्सर है, फिर हो सकता है बीच में थोड़ा नॉर्मल एरिया हो, लेकिन फिर अगला बड़ा सा अल्सर, तो बड़े बड़े अल्सर्स होते हैं। और ये भी आपके एक्सिस, लॉन्ग एक्सिस ऑफ कॉलन के अलॉन्ग ही होती है, लेकिन जिस तरह का पैटर्न उसमें था ना, उसमें हमारे पास होता था सर्पेंटाइन पैटर्न। मैंने आपको बताया था कि सारे आपस में जुड़ जाते थे तो ऐसे स्नेक लाइक वेवी सा सर्पेंटाइन पैटर्न बनता था, वैसा नहीं बनता यहाँ पे, ठीक है। तो पहली बात इसका ब्रॉड बेस्ड है, लॉन्ग एक्सिस ऑफ कॉलन के लॉन्ग है, लेकिन सर्पेंटाइन पैटर्न नहीं बनता। फिर जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मेन बात है वो ये कि वो मैंने बताया था कि क्रोन्स डिजीज में आपका ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होती है। ट्रांसम्यूरल का मतलब है म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस प्रोप्रिया, सिरोजा, चारों लेयर्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, ठीक है, कॉलन की। यहाँ पर आपकी सिर्फ और सिर्फ म्यूकोजा, सब म्यूकोजा इन्वॉल्व होती है, मस्कुलरिस और सिरोजा कभी भी आपकी इन्वॉल्व नहीं होती। कभी कभार सिर्फ ऐसा होता है कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो है ना वो आपकी मस्कुलरिस लेयर तक आके थोड़ा सा इसको खराब कर दें, लेकिन जो मेन अल्सर होगा वो आपका म्यूकोजा सब म्यूकोजा तक ही रहता है, ठीक है। तो इसमें क्योंकि आपका म्यूकोजा सब म्यूकोजा कुछ एरियाज का नॉर्मल है, मतलब सपोज अब ये पूरी एक वॉल है इंटेस्टिन की, ठीक है, कहीं कहीं पर बीच में थोड़े से अल्सर बने हुए हैं, इतना सा अल्सर है, इसका डीप अल्सर तो नहीं होगा ना, जाहिर सी बात है, सिर्फ म्यूकोजा सब म्यूकोजा तक ये इतना सा अल्सर है, फिर हो सकता है बड़ा सा बल्कि ब्रॉड बेस बनाना है, ऐसे सारा अल्सर है, फिर थोड़ा सा नॉर्मल एरिया, फिर सारा अल्सर आगे आगे, फिर थोड़ा सा नॉर्मल एरिया, अब बीच में छोटा सा एक नॉर्मल एरिया आता है, लेकिन सारा ब्रॉड बेस अल्सर है।
छोटा सा नॉर्मल एरिया ना, वो ऐसा लगता है कि पॉलिप बना हुआ है बीच में, वरना तो पॉलिप ये होता है ना कि आपके एक स्ट्रेट सरफेस के ऊपर ऐसे करके एक चीज बन जाए तो इसे पॉलिप कहते हैं। लेकिन इस केस में हमारे पास नॉर्मल सरफेस जरूरत से ज्यादा नीचे जा रही है बिकॉज ऑफ अल्सरेशन, तो जो वैसे अपनी जगह पे है वो हमें पॉलिप की फॉर्म में अपेयर होती हुई लग रही है। होपफुली मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि वैसे पॉलिप बन नहीं रहा, लेकिन क्योंकि अल्सर बन गए हैं साथ दोनों तरफ, तो दरमियान वाली चीज पॉलिप महसूस हो रही है, तो इसे सूडो पॉलिप कहते हैं। इसका बड़ा अच्छा एक फीचर होता है। म्यूकोजल एट्रोफी है, सिरोजस और आपका जो मस्कुलरिस म्यूकोजा है वो इन्वॉल्व नहीं है। उसके अलावा मैंने भी आपको कहा है कि म्यूकोजा सब म्यूकोजा तो अल्सर में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन कभी कभार इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो है वो मस्कुलरिस प्रोप्रिया में आ जाते हैं। जब वो यहाँ पर आएंगे ना, तो वो आपको पता है मस्कुलरिस प्रोप्रिया में पड़े हुए होते हैं नर्व प्लेक्सिस। नर्व प्लेक्सिस खराब हो जाते हैं, ठीक है, उनको ये इन्वेड कर जाते हैं। वो जो आपका मायोटेरिक मीजनर्स प्लेक्सिस था, जब वो नर्व प्लेक्सिस इधर से आके खराब होते हैं ना, तो आपका जाहिर सी बात है कि जो गट का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो सही नहीं हो पाती, और जिस एरिया का प्लेक्सिस खराब होगा वहां पर जितना भी फीकल मटेरियल है वो कलेक्ट होता जाएगा, तो उस एरिया का डायलिटेशन स्टार्ट होने लग जाएगी, तो टॉक्सिक मेगा कॉलन होना शुरू हो जाता है, यानी कि उस एरिया में सारा आपका फीकल मैटर कलेक्ट होने लग जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पेरिस्टाल्सिस ही नहीं है। उसके बाद हिस्टोलॉजिक पिक्चर में इसकी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। क्रोन्स डिजीज की तरह इसमें भी क्रिप्ट्स, मैंने आपको बताया था कि ऐसे करके इंटेस्टिनल क्रिप्ट्स होती हैं सारी की सारी, और क्रिप्ट्स की बेस पे छोटे छोटे से एब्सेसेस बन जाते हैं, क्योंकि अल्सर बनते हैं, अल्सर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, सपरेशन होती है, यानी पस क्रिएट होती है, एब्सेस जैसे क्रोन्स डिजीज में बनाया था वही सब कुछ है कि क्रिप्ट लीजन है, क्रिप्ट एब्सेसेस है, ये सब कुछ तो है। लेकिन डिफरेंस क्या है वहाँ से कि स्किप लीजन्स नहीं है। स्किप लीजन से मैंने भी बताया, आपको बताया कि क्रोन्स डिजीज में ये था कि यहाँ पर लीजन है, ये नॉर्मल है, ये लीजन है, ये नॉर्मल है, लीजन नॉर्मल, इस तरह था। दीज आर स्किप लीजन्स, ये तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एंड देन हमारे पास जो यहाँ पर ब्रॉड बेस्ड अल्सर्स है। दूसरा, इन्फ्लेमेशन आपको सिर्फ और सिर्फ जब आप बायोप्सी करते हैं तो म्यूकोजा और सब म्यूकोजा में मिलती है। बायोप्सी से तो खैर नहीं पता चलता इतना, क्योंकि बायोप्सी में आप मटेरियल छोटा सा लेंगे तो उसमें आपको कई बार सिर्फ म्यूकोजा ही आता है, सब म्यूकोजा तो आता ही नहीं है। लेकिन आपको जब आप करेंगे अल्ट्रासाउंड या फिर इस डिटेल्ड जो इमेजिंग टेक्निक्स होती हैं, रेडियोलॉजिकल टेक्निक्स, तो आपको पता चलेगा कि इन्फ्लेमेशन म्यूकोजा सब म्यूकोजा तक ही है। और इसके अलावा ग्रेनुलोमा कभी भी यहाँ नहीं बनता, जो वहाँ पर बनता था काफ़ी ज़्यादा केसेस में, ठीक है, क्रोन्स डिजीज में। अब एक बात याद रखनी है कि क्लिनिकल फीचर्स में ना दोनों के बड़ा मेजर डिफरेंस, और बड़ा मेजर डिफरेंस ये है कि वो जो क्रोन्स डिजीज होती है वो सिर्फ डायरिया की फॉर्म में प्रेजेंट करती है। जो ये प्रेजेंट करती है ना, इसमें म्यूकोइड सिक्रीशंस रिलीज होती हैं, ठीक है, आपके उससे। अब वो म्यूकोइड सिक्रीशंस की क्या वजह है, क्योंकि हम जनरल जो क्लिनिकल फीचर्स है ना उसकी बात करें, और जनरली 99% केसेस में इन्वॉल्व हो रहा है आपका रेक्टम एंड रेक्टोसिग्मोइड एरिया, ठीक है। 99% केसेस में आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस इन्हीं एरियाज में होता है, रेक्टोसिग्मोइड एंड रेक्टम में। रेक्टम और रेक्टोसिग्मोइड एरियाज में जब ये हो जाता है ना, इसकी वजह से इन एरियाज की सिक्रीशंस पे बहुत इफेक्ट आ चुका होता है। इन एरियाज में खाने की मूवमेंट पे, यानी फीकल मूवमेंट पे बहुत इफेक्ट आ चुका होता है। तो जब पेशेंट को शदीद क्रैम्प्स पड़ते हैं ना, उसके बाद डेफिकेशन से वो रिलीफ हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए उसे ठीक हो जाते हैं, क्योंकि क्रैम्प्स तब पड़ते हैं जब टॉक्सिक मेगा कॉलन हुआ हुआ होता है, जब उसका खाना कलेक्ट, या टॉक्सिक मेगा कॉलन के बाद तो खैर वो खाना जो फीकल मैटर है वो आगे मूव ही नहीं कर सकेगा। क्रैम्प्स तो उसे अल्सरेशंस की वजह से पड़ रहे होते हैं, लेकिन उसकी जो म्यूकोइड स्ट्रिंगी सिक्रीशन है उस वजह से, क्योंकि रेक्टम और सिग्मोइड एरियाज में से जो सिक्रीशंस कुछ आ रही हैं, कुछ एब्जॉर्ब हो रही हैं, वो या एब्जॉर्ब नहीं हो पाती वहाँ पर सही से, क्योंकि आपको होता है ना कि कॉलन में एब्जॉर्प्शन का भी काम हो रहा होता है, कुछ ना कुछ सिक्रीशन का भी हो रहा होता है, तो वो सब डिस्टर्ब होने की वजह से ना इसमें म्यूकोइड सिक्रीशंस होती हैं स्ट्रिंगी। तो ये आपने लफ्ज़ याद रखना है, क्योंकि जहाँ पर आप म्यूकोइड स्ट्रिंगी सिक्रीशंस याद रखेंगे ना अपने क्लिनिकल फीचर्स में, वहाँ पर आपने अल्सरेटिव कोलाइटिस करना है, अदरवाइज सिंपल डायरिया में क्रोन्स डिजीज होती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से, क्योंकि सिनेरियो में आपके क्लिनिकल फीचर्स याद होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि ऐसा होता है। और फिर इसका ट्रीटमेंट जो है वो ज़ाहिर है उसके ट्रीटमेंट से मुख्तलिफ है। वो पूरा कॉलन इन्वॉल्व कर रहा था, हम पूरा का पूरा क्रोन्स डिजीज़ में आपका पूरा इंटेस्टिन इन्वॉल्व हो रहा था, हम उसको सारे को रिमूव नहीं कर सकते। इसमें आपका एक पोर्शन पूरा इन्वॉल्व हो रहा होता है, सपोज रेक्टम और सिग्मोइड है, तो हम वो पूरा का पूरा कॉलन का पोर्शन रिमूव कर देते हैं, कोलेक्टमी करते हैं, ठीक है, पार्शल जितनी हमें ज़रूरत होती है। उसके अलावा इसमें ये होता है कि अटैक्स होते हैं, आपको कुछ महीने कुछ हफ्ते ठीक भी रह सकता है पेशेंट, और फिर दोबारा अटैक हो जाता है। दोबारा अटैक क्यों होता है अचानक से इस डिजीज़ का, ये बात इतनी क्लियरली एस्टेब्लिश नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कोई आपको वैसे डायरिया हुआ ना किसी इन्फेक्शन की वजह से, इन्फेक्शियस डायरिया हुआ, तब आपका अटैक ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस शुरू हो जाए, या फिर देखा गया कि स्मोकिंग जब छोड़ते हैं लोग तब शुरू हो जाता है, लेकिन कोई खास कॉज एस्टेब्लिश नहीं है। बस ये चीज़ें आपने याद रखनी है, बाकी बातों की फिर भी खैर है। बाकी अगली इंपॉर्टेंट चीज़ अगले पार्ट में करेंगे, तो कोई मसला हुआ लेकिन आसमी, थैंक यू।